हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जागीर, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। तो अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई थी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कंसेप्ट की। आज सेकंड यूनिट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट है सॉल्यूशन एंड रेडॉक्स। ठीक है, सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्यूशन में एक तो अपने पार्ट था कंसंट्रेशन टर्म्स का, वो अपन मोल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे अपन को पढ़ना क्या है, मैं थोड़ी सी सीक्वेंस को चेंज कर रहा हूं। लिक्विड सॉल्यूशन द्रव विलयन में आपको पढ़ना क्या है, विलयन होता क्या है वगैरह सारी बात अपनी हो चुकी है। मैं सीक्वेंस बुक्स के अकॉर्डिंग तो ऐसे दे रखा है NCERT की बुक में, विलेयता से स्टार्ट किया हुआ। मैं विलेयता से स्टार्ट कर नहीं रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पहला टॉपिक वाष्प दाब एवं राउल का नियम, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ में वाष्प दाब आएगा, राउल का नियम आएगा, तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन, इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, बात सेकंड नंबर पॉइंट अपन बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म की। इसकी बात करेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म होता क्या है। अणुसंख्यक गुणधर्म में 4 गुणधर्म है बेसिकली। क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन फर्स्ट। सेकंड है क्वथनांक में उन्नयन, थर्ड है हिमांक में अवनमन, और लास्ट है परासरण दाब। ये बात, ये अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म के बाद में अपन बात करेंगे असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। पहले पढ़ेंगे सामान्य और उसके बाद पढ़ेंगे असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है, और 4th नंबर पे अपन पढ़ेंगे विलेयता। किसकी विलेयता पढ़नी है? 2 चीजों की, ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता, और गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, ये मेजर 4 टॉपिक पढ़ना है। ये मेजर अपन को 4 टॉपिक पढ़ना है। वाष्प दाब, राउल का नियम, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या है? 4 अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने। ठीक है, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, और विलेयता, ठोस और गैस की द्रव में विलेयता। अपन इन चारों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बात, चलिए अपन सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। वाष्प दाब वेपर प्रेशर होता क्या है? वाष्प दाब वेपर प्रेशर होता क्या है? चलिए, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर क्या होता है? समझिएगा बात को, वाष्प दाब या वेपर प्रेशर होता क्या है, उस बात को समझिएगा। कोई भी जो लिक्विड होता है, कोई भी द्रव होता है, वो 2 टाइप का होता है। या तो वो वाष्पशील होगा या अवाष्पशील होगा। कैसा होगा? वाष्पशील या अवाष्पशील। कोई पदार्थ वाष्पशील है या अवाष्पशील है, कैसे डिसाइड होता है? 2 सुनना बादल से। अगर कोई लिक्विड लेता हूं तो मैंने एक अणु ये लिया, दूसरा अणु ये लिया, लिए 2 अणु। इन दोनों अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल लगता है। मैं अगर इंग्लिश वर्ड बोलूं तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स 2 ही होते हैं। अगर आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स 2 ही होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवॉल। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन्डरवॉल, बस 2 ही होते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है बात, अब समझना बात को। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही अणु के बीच में
एक ही पदार्थ में अणुओं के बीच में लगने वाले फोर्स को अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर दो अणुओं के बीच में फोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के लगते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल बल। देखो, अगर मैंने कोई रूम टेम्परेचर रखा तो थर्मल एनर्जी मिलेगी, तापीय ऊर्जा मिलेगी, तो ये अणु ऊपर जाना चाहेगा, तापीय ऊर्जा की वजह से ये अणु ऊपर जाना चाहता है। लेकिन दूसरा अणु से क्या रखता है अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है। क्या करके रखता है? अपनी तरफ आकर्षित करके रखता है। अगर तापीय ऊर्जा ज्यादा हो गई और अंतर आणविक बल कम हो गया तो अणु ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया इसका मतलब द्रव था, ऊपर जाने का मतलब वाष्प बन गया, इसका मतलब पदार्थ कैसा है? वाष्पशील है। द्रव कैसे नेचर का है? वाष्पशील है। ठीक है। अगर अंतर आणविक बल बहुत ज्यादा हुआ तो ये इसे पकड़ के ही रखेगा, ऊपर जाने ही नहीं देगा, उसे क्या बोलेंगे? अवाष्पशील। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। पेट्रोल जो है वो खतरनाक वाष्पशील है, रखो आप हवा में उड़ जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर अंतर आणविक बल क्या है? कम है। यही अब शहद जो होती है, हनी जो होता है, शहद जो होता है, उसको रखो आप, क्या उड़ता है? क्या नहीं उड़ेगा। नहीं उड़ेगा इसका मतलब वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल नेचर का है। जबकि पेट्रोल जो है वो कैसे नेचर का है? वोलेटाइल, मतलब वाष्पशील नेचर का। पहली बात तो ये समझ में आई। वाष्पशील अवाष्पशील क्या होता है? तो वाष्प दाब डिफाइन करना है तो वाष्प तो बनानी पड़ेगी, वाष्प बनानी पड़ेगी। इसका मतलब कैसे नेचर का होगा? वाष्पशील नेचर का होगा। कैसे नेचर का होगा? वाष्पशील। समझिए अब बात की। अगर मैंने इस टाइप से लिया, कोई कंटेनर लिया, ये इस टाइप से, इसमें ये वाष्पशील द्रव है और आप इसे हीट भी कर रहे हो, मतलब उष्मा भी दे रहे हो सिस्टम को, तो क्या होगा? ये वाला जो अणु होगा वो वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा। बोलो, वाष्प बन के ऊपर उड़ेगा। तो द्रव का अणु था, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? द्रव का अणु था, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाष्प में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वाष्प में। ये लो वाष्प में, इसको क्या बोलेंगे? वाष्पन। क्या बोलेंगे? वाष्पन बोलेंगे। ठीक है। अभी तो ये द्रव का अणु जो है वो बाहर चला जाएगा वाष्प बन के, क्योंकि कंटेनर कैसा है? ओपन रखा। ठीक है। तो वापस वाष्प कभी द्रव बनेगी नहीं। अब मैंने क्या किया? इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, इस कंटेनर को कर दिया क्लोज। जैसे ही इस कंटेनर को क्लोज किया तो ये वाष्प का अणु यहां जाएगा, टकराएगा तो क्या करेगा? अपनी ऊर्जा लॉस करेगा। अपनी ऊर्जा को क्या करेगा? लॉस करेगा। ऊर्जा की क्या होगी? हानि होगी। ऊर्जा हानि होगी तो ये ठंडा होना स्टार्ट होगा, और गैस ठंडी होती तो वापस क्या बनता है? द्रव। तो वापस वाष्प किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा? द्रव में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, और इसको अपन बोलेंगे संघनन। ये तो द्रव वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो रहा है जब कंटेनर को कैसा रखा? क्लोज रखा। तो इसका मतलब कभी न कभी क्या आएगा? साम्य आएगा ही आएगा। आपको मालूम है साम्य कब आता है? जब दो पदार्थ दे रखे हो, क्लोज कंटेनर हो, दोनों आपस में एक दूसरे में परिवर्तित होता है, द्रव वाष्प में, वाष्प द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो जब इनकी दर बराबर हो जाएगी तब क्या आएगा? साम्य आएगा। दर बराबर होगी, इसका मतलब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाए, संघनन की दर के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? साम्य। तो मैं ऐसा बोल दूं, साम्य पर वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर। अगर साम्य पर वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर है, साम्य पर वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर है, तो कुछ अणु जो होंगे वो वाष्प के होंगे और कुछ अणु किसके होंगे? द्रव के होंगे। ये भी बात समझ में आ रही? तो द्रव वाष्प के अणु जो ये है, ये जो वाष्प का अणु नीचे आ रहा है, वाष्प के अणु द्वारा कहां पे द्रव बल लगाएगा? ये द्रव की सतह पर लगाया गया दाब को अपन क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। तो साम्य पर डेफिनेशन क्या हो गई? साम्य पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब
वाष्प दाब कहलाता है। साम्य पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब जो है वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? साम्य पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया जो दाब है वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। बात क्लियर? बोलो। तो वाष्प दाब होता क्या है ये समझ में आया? अगर कोई वाष्पशील नेचर का, वाष्पशील प्रकृति का कोई पदार्थ है, अगर उसको मैंने क्लोज कंटेनर में रखा और उससे गर्म करना स्टार्ट किया, तो क्लोज कंटेनर में रख के अगर उसे मैं गर्म करता हूं तो उस कंडीशन में द्रव के अणु वाष्प में परिवर्तित होंगे जिसे वाष्पन बोलते हैं, और जब वो टकराएंगे दीवार पे तो वापस क्या होना स्टार्ट होंगे? ठंडे होने स्टार्ट होंगे, मीन संघनन होना स्टार्ट होगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वाष्पन की दर संघनन की दर के क्या होगी? बराबर होगी। उसी को अपन क्या बोलेंगे? साम्य बोलेंगे। साम्य पर द्रव के अणु भी होंगे, वाष्प के अणु भी होंगे। वाष्प के अणु द्रव की सतह पर जो बल लगाता है, जो दाब लगाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? वाष्प दाब बोलते हैं। बात क्लियर? वाष्प दाब की डेफिनेशन समझ में आ गई? तो वाष्प दाब कुछ नहीं है, साम्य पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब है। आइए, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं? वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए देखिए वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होगा। फर्स्ट, तापमान। टेम्परेचर। तापमान क्या होगा? जो तापमान बढ़ाते हो, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा वो देख लेते हैं। अगर आपने तापमान बढ़ाया तो अधिक अणु वाष्प बनाएंगे। अगर ताप बढ़ाओगे तो अधिक अणु वाष्प बनाएंगे। अधिक अणु वाष्प बनाएंगे तो वो वापस अधिक अणु ठंडे भी होंगे, और अधिक अणु ठंडे होंगे तो उस कंडीशन में दाब भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो उसी को अपन क्या बोलेंगे? वाष्प दाब बोलेंगे। तो वाष्प दाब भी तो बढ़ा, ताप बढ़ाने पर वाष्प अणुओं की संख्या बढ़ती है, इस कारण जो है वो क्या बनता है? वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। आ रही बात समझ में? अगर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते ही नहीं हो तो वाष्प का एक अणु ऊपर गया, नहीं तो क्या होता है? जैसे आप एक सपोज एक ग्लास ले रखी है, आपने ग्लास को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख रखा है, तो वाष्प के अणु बहुत कम बनते हैं, तो वाष्प दाब भी कम होगा। यही आप उसको गैस पे रख दो तो फटाफट मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, तो इसका मतलब वाष्प दाब भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसे होता है वो देखिए। इस इक्वेशन के थ्रू वेरिएशन आता है। log P2 by P1 is equal to delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। इस इक्वेशन के थ्रू वेरिएशन चेक करते हैं कि वाष्प दाब तापमान के साथ किस तरीके से परिवर्तित होता है। इस इक्वेशन के थ्रू अपन चेक करते हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी है। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी है। तो अपन वाष्पन में हीट दे रहे हैं तो डेल्टा एच हो गया पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, 2.303 आर पॉजिटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव बन गया। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 रखा, T2 मान लो 100 केल्विन है, T1 10 केल्विन है, तो 1/10.1 होगा, 1/100.01 होगा, तो डिफरेंस पॉजिटिव आ गया। ये पॉजिटिव डिफरेंस पूरा पॉजिटिव आया, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है। log 1 की वैल्यू होती है 0, वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इसका मतलब P2 by P1 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब P2 इज ग्रेटर देन क्या हुआ? P1। अगर आपने तापमान बढ़ाया तो वाष्प दाब भी क्या हो गया? बढ़ गया। अब इसका ग्राफ बनाए, वेरिएशन कैसे आएगा? तो ग्राफ में देखिए एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। ये वेपर प्रेशर रखे और इधर अगर तापमान रखे, टेम्परेचर रखे, तो ग्राफ ऐसा आता है। ग्राफ कैसा आएगा? इस टाइप का ग्राफ आएगा। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इस टाइप से क्या करता है? वेरिएशन शो करता है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इस टाइप से वेरिएशन शो करेगा।
लॉग का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ठीक है, तो आपको तो बस इतना ध्यान रखें, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। सेकंड नंबर द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति पर कैसे कर, नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा। मैं सिंपल सा आपको ये बोल रहा हूं, नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा। अभी पेट्रोल और पानी लोगे तो वेपर ज्यादा किसकी बनेगी, पेट्रोल की। अगर पेट्रोल की वेपर ज्यादा बनी, इसका मतलब वो वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या लगाएगा, ज्यादा लगाएगा। आ रही बात समझ में। तो द्रव के नेचर के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। और मैंने क्या बताया था, पेट्रोल में अणुओं के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। अणु में आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। तो ऐसा बोल दूं क्या कि वेपर प्रेशर, वाष्प दाब जो होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अणुओं के मध्य आकर्षण बल। अणुओं के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो वेपर प्रेशर क्या होगा, फिर ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए। बोलो ठीक है, ओके। अब इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया, वाष्प दाब का क्रम लिखो। वाष्प दाब का क्रम लिखो, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। क्या क्या दिया, H2O, इथेनॉल C2H5OH और ईथर दे दिया CH3OCH3। आपको तो आकर्षण बल देखना है, किसके बीच में आकर्षण बल देखना है, H2O और H2O के बीच में आकर्षण बल देखो, एल्कोहल और एल्कोहल के बीच में आकर्षण बल देखो, और ईथर के बीच में देखो। दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो दो ही लगते हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड या वंडरवॉल बॉन्ड। अब फोर्स चेक करते जाओ। H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा साहब, बिल्कुल लगेगा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, ये लो लिख दिया मैंने। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें तो वंडरवॉल ही लगेगा। फिर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो चेक करना आता है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया होगा। इसमें वंडरवॉल फोर्स ही लगेगा। अब इसमें H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब दो हाइड्रोजन अवेलेबल है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे तो एक ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा कहां पे होगी, H2O में। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर कम, तो ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर की बारी आएगी तो H2O की सबसे कम, फिर C2H5OH की, और फिर किसकी, CH3O CH3। समझ में आया। ये ऐसे चेक करते हैं किसको, आकर्षण बल को। ऐसे चेक करते हो वाष्प दाब को, वेपर प्रेशर को। ठीक है बात, चले आगे। वेपर प्रेशर समझ में आया, चलो आगे बात करते हैं। कभी भी अगर आपको लिक्विड दे रखा है तो आप अट्रैक्शन फोर्स चेक कर लो। अट्रैक्शन फोर्स चेक करोगे तो आपको अपना मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर देखे, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। थर्ड नंबर फैक्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है। मैं पहले लिखवा देता हूं, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है।
निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं करता, समझते हैं बात को। वाष्प दाब पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा वो समझते हैं। अगर जैसे सपोज करो मैंने ये कंटेनर ये लिया, इस पे मान लो 10 मॉलिक्यूल है इस टाइप से, ये इस टाइप से 10 के 10 मॉलिक्यूल वेपर बनाएंगे, ऊपर जाएंगे, ये इस टाइप से जाएंगे ना, वेपर बनाएंगे ऊपर जाएंगे, ये वेपर बनाएंगे ऊपर जाएंगे, ठीक है बात। वेपर बनी ऊपर गए, वापस आएगा नीचे तो फोर्स लगाएगा, मतलब दाब लगाएगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। 10 मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर गए, 10 नीचे आए, तो मान लिया इसका सरफेस एरिया कितना, पी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लो एक अणु एक का फोर्स लगा रहा है, एक अणु 1 यूनिट का फोर्स लगा रहा है, तो 10 अणु कितने यूनिट का फोर्स लगाएंगे, 10 का। मान लो सरफेस एरिया 5 ही है, तो प्रेशर कितना डेवलप हुआ, 2 का। प्रेशर कितना डेवलप हुआ, 2 का। अब आपने क्या किया, किसी ने इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया और सरफेस एरिया कर दिया इस बार डबल, तो सरफेस एरिया किया डबल, तो अणु भी तो डबल हो जाएंगे। ये लो इस टाइप से। अगर अणु डबल हो गए तो एक अणु फिक्स है, 1 यूनिट का फोर्स लगाता है, एक अणु 1 यूनिट का फोर्स लगाता है, तो अब P डैश 20 अणु हो गए तो 20 का फोर्स लगेगा। सरफेस एरिया अब कितना हो गया, 10 का, तो P डैश भी कितना आया, 2 ही तो आया। तो क्या डिपेंड कर रहा है, क्या नहीं करेगा। तो वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो आप चाहे एक ग्लास लो, उसके अंदर पानी रखा, और चाहे एक इतना बड़ा अगर कोई कंटेनर ले लो, उसमें पानी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वेपर प्रेशर, ठीक है ना, कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर इसके ऊपर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है बात। 4th नंबर पॉइंट पे आते हैं, 4th नंबर पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन बनेगा। विलयन का वाष्प दाब घट जाता है या कम हो जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है या कम हो जाता है। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाओगे तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है बात। जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, या विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बात क्लियर, बोलो, ठीक है बात। कैसे, ये एक्सप्लेन करना मेरे को, कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्यों करता है। मेरे पास 2 चीजें, एक आगे एक्सप्लेन करूंगा, एक अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे सपोज करो ये इस टाइप का कोई डायग्राम दे रखा था, ये सारे के सारे वाष्पशील विलायक है, ये इस टाइप, और सॉल्यूशन आपको मालूम है ना, विलयन आपको मालूम है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये 10 के 10 अणु ऊपर जाएंगे, 10 के 10 अणु ऊपर गए, वापस 10 अणु नीचे आएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो 10 का फोर्स लगाया, सरफेस एरिया 10 का मान लो, तो वेपर प्रेशर आ गया P इज इक्वल टू 1, आ गया P इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ अवाष्पशील विलय पदार्थ भी मिलाया, अवाष्पशील विलय पदार्थ भी मिलाया, तो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया तो इस बार P डैश कैलकुलेट होगा, सरफेस एरिया तो अभी भी 10 है। अब सुनना बात को, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर,
सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। अब क्या हुआ, यहां पे कुछ ये रेड कलर के जो है वो अवाष्पशील विलेय भी आ गए। ये रेड कलर वाले क्या आ गए, अवाष्पशील विलेय भी आ गए। आएगा वो तो सीधी सी बात है, जब मिलाया है तो सारा का सारा नीचे थोड़ी नहीं रहेगा, सतह पे भी आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनियस है। आप तो एक लेयर उठाओगे तो भी उसमें सॉल्यूट उतना ही होगा जितना दूसरी लेयर उठाओगे। तो अब क्या होगा, अब कौन से पार्टिकल ऊपर जाएंगे, ये वाले 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7 ही तो पार्टिकल ऊपर जाएंगे। जब ये 7 पार्टिकल ऊपर जाएंगे तो वापस 7 ही नीचे आएंगे, तो फोर्स कितने का लगेगा, 7 का। अब कितना आया प्रेशर, 0.7। कम हुआ या नहीं हुआ, बोलो, कम हो गया ना। तो जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण है क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ सतह के कुछ भाग को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, सतह की कुछ भाग को घेर लेता है, जो वाष्प दाब में योगदान नहीं देता है। ठीक है, एक तो रीजन ये। ठीक है, एक बात सुनना, अगर मेरे को यहां पे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मींस विलायक कितनी है, मैं कहूंगा पूरा का पूरा सॉल्वेंट है तो एक ही आएगा। अरे पूरा का पूरा सॉल्वेंट है तो एक ही तो आएगा। और मेरे को बोले एक्स सॉल्यूट, यहां पे कितना है एक्स सॉल्वेंट या एक्स डैश, तो मैं बोलूंगा लेस देन 1 आएगा। क्यों आएगा लेस देन 1, क्योंकि कुछ न कुछ तो विलेय भी तो आया है, तो विलेय की मोल बिन कुछ न कुछ तो होगी, तो एक्स सॉल्वेंट जो होगा वो 1 से कम आएगा। आ रही बात समझ में, ये 4 फैक्टर हो गए। तो वाष्प दाब होता क्या, ये समझ में आया, क्या होता है वाष्प दाब, बताओ। वाष्प दाब ये होता है कि जब किसी क्लोज कंटेनर में किसी द्रव को गर्म किया जाए, वाष्पशील द्रव को गर्म किया जाए, तो द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है जिसे वाष्पन कहते हैं, और वाष्प द्रव में परिवर्तित होता है जिसे संघनन कहते हैं। जब वाष्पन की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है तो उसे अपन बोलते हैं साम्य। साम्य पर वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब को अपन क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। किन किन के ऊपर डिपेंड करेगा, पहला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, कैसे बढ़ता है, लॉ की टर्म्स में बढ़ेगा ऐसे। दूसरा, पदार्थ या द्रव की प्रकृति पर, द्रव के अणुओं के मध्य अगर आकर्षण बल ज्यादा है, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगला 3rd नंबर, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। 4th नंबर किसके ऊपर, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो क्या होगा, जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे तो पदार्थ का वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि विलेय के अणु सतह के कुछ भाग को घेर लेते हैं और जो प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। बात क्लियर, चले आगे। चल, ये तो हो गए सारे वाष्प दाब की बात। अब बात करते हैं अपन राउल के नियम की। राउल के नियम, वाष्प दाब हो गया। अब अपन बात करते हैं राउल के नियम, राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, राउल का नियम। ठीक है, इसको कैसे टैकल करें, राउल्स लॉ या राउल का नियम। एक तो इसका स्टेटमेंट देख ले, स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख ले। जब किसी वाष्पशील विलायक में, जब किसी वाष्पशील विलायक में जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल बिन के समान होता है।
ये तो इसका स्टेटमेंट है। मैं अभी इस स्टेटमेंट को प्रूव करके बता दूंगा। मैं आगे अभी इस स्टेटमेंट को प्रूव करके बताऊंगा कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय की मूलबिंद के समान होता है। अब मेरी बात सुनिएगा, ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। सुने बात को, मैंने क्या रखा, ए को तो मान रहा हूं, जो ए है उसको तो मान लेता हूं क्या, अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल विलेय, सॉरी बी को मानते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ए को मानते हैं वाष्पशील विलायक। इसको मैं क्या मान रहा हूं, वाष्पशील विलायक। अभी मैंने जब 4th नंबर वाला पॉइंट लिखा था वाष्प दाब वाला, मैंने 4th नंबर पॉइंट लिखा था ना वाष्प दाब वाला, उसमें देखो मैंने क्या चीज लिखी थी, वाष्प दाब वाला 4th नंबर मैंने अभी पॉइंट लिखा था, तो मैंने उसके अंदर क्या चीज लिखी थी वो समझे बात को आप। क्या लिखा था बताओ, मैंने उसके अंदर लिखाया था कि अगर आप वाष्पशील विलाय की मोलबिन अगर कम होगी तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वाष्पशील विलाय की मोलबिन ज्यादा हो तो वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा। तो ऐसा बोल दूं क्या, ऐसा बोल दूं क्या, विलयन का जो वाष्प दाब होता है पीएस, पी वेपर प्रेशर, एस का मतलब सॉल्यूशन, वो समानुपाती होता है एक्स ए के। ए कौन है, वाष्पशील विलय, तो पीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पीएस इज इक्वल टू पी नॉट ए या पी ए नॉट इंटू एक्स ए हो गया। ये मेन फॉर्मूला आपको याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाया तो पी ए नॉट लिख दिया मैंने। पीएस क्या है वो देख ले, विलयन का वाष्प दाब, पी ए नॉट, पी ए नॉट क्या है, व्हाट इज द पी ए नॉट, पी ए नॉट है शुद्ध विलय का वाष्प दाब, शुद्ध विलय का वाष्प दाब। ये शुद्ध विलय का वाष्प दाब कैसे डिफाइन होता है, शुद्ध विलय का मतलब अकेला वही होना चाहिए, अकेला वही, इसका मतलब उसकी मोल फ्रैक्शन 1 होनी चाहिए। जब अकेला वही हो, उसकी मोल फ्रैक्शन 1 हो, तो उस कंडीशन में जो वाष्प दाब होता है उसको बोलते हैं शुद्ध वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तब होता है जब वो अकेला कंपोनेंट खुद ही होना चाहिए, कोई दूसरा होना भी नहीं चाहिए। तो शुद्ध अवस्था में या शुद्ध विलय का वाष्प दाब क्या हो गया, पी ए नॉट। एक्स ए क्या हो गया, विलय की मोलबिन। आपको तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में तो यही काम में लेने वाला हूं मैं, पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए को, ठीक है, पी एस बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए को ही काम में लेने वाला हूं। अब सुने बात को, मैंने इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया, पी एस अपॉन पी नॉट ए या पी ए नॉट, एक्स ए की जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स बी। सही है बात, एक्स बी को उधर ट्रांसफर करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 1 माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी हो गया। इसको आगे लिखो, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बी। एक और फॉर्मूला आ गया, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अब ये देखो, ये था शुद्ध विलय का वाष्प दाब, जैसे मान लिया 100, ये विलयन का वाष्प दाब है, ये वापस शुद्ध विलय का वाष्प दाब है, और एक्स बी इस बार क्या हो गई, मोलबिन किसकी, एक्स ए तो विलय की थी और बी किसको माना था, अवाष्पशील विलय को, तो ये अवाष्पशील विलय की मोलबिन हो गई। अब बात ढंग से सुनना, अगर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया किसमें, वाष्पशील विलायक में, तो वाष्प दाब कम होगा। कितना कम हुआ, मैंने कहा देखो पहले 100 था अब 80 हो गया, तो कितना कम हुआ, 20 का कम हुआ ना। कैसे कैलकुलेट किया, पहले 100 माइनस 80, इसका मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस, ये कमी हो गई, पी ए नॉट माइनस पी एस क्या हो गई, कमी। और स्टार्टिंग के सापेक्ष देखते हो तो ये हो गया सापेक्षिक मान। तो यही देखो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, वाष्प दाब में अवनमन तो हुआ ही है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या सापेक्षिक अवनमन, सापेक्षिक अवनमन या आपेक्षिक अवनमन
रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP शॉर्ट में ये लिखेंगे अपन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वो किसके बराबर आ रहा है, वो किसके बराबर आ रहा है, XB के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, XB के बराबर आएगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर आ रहा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर आया, XB के बराबर आ गया। ठीक है बात, चलो आगे सुने बात। ये तो बात हो गई कब, जब एक वाष्पशील हो और दूसरा अवाष्पशील हो। राउल्ट लॉ तो यही है। अब थर्ड नंबर पॉइंट मैं और बता रहा हूं, कुछ और बता रहा हूं। और क्या बता रहा हूं, सुने बात को। यदि दोनों घटक वाष्पशील हो, अच्छा दोनों वाष्पशील है इस बार, तो मैंने कहा दोनों वाष्पशील है तो PS बराबर क्या होगा। अगर दोनों घटक वाष्पशील है तो PS बराबर पहले घटक की वजह से PA0 इंटू XA आएगा, प्लस दूसरे घटक की वजह से क्या आएगा, P0B या PB0XB आएगा, PB0XB आएगा, यही आएगा। सुनना बात को। तो पहले वाले केस में क्या हुआ, जब पहले वाले केस में पहला ये B जो था वो अवाष्पशील था तो इसका PB0 क्या आएगा, 0 आएगा। ये 0 तो ये पूरा टर्म चला गया, तो पीछे यही बचा। ये देखो दोनों अगर घटक हो गए तो ये आ गया, तीसरा घटक और हो जाए तो P0CXC हो जाएगा, PC0XC हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये ऐसे चलता रहेगा, दोनों घटक वाष्पशील। बात क्लियर सारी। चलो आगे। अब देखें मेरे को क्या करना है, वेरिएशन चेक करना है। मेरे को ग्राफ बना के वेरिएशन चेक करना है। क्या चेक किया मैंने ग्राफ में वेरिएशन, आज अपन न्यूमेरिकल का बेस बना देते हैं। जो कल अपन को आते ही सारे न्यूमेरिकल ही करने रहे, ठीक है। आज अपन न्यूमेरिकल का बेस बनाते हुए चल रहे हैं, थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं। वाष्प दाब होता क्या है इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं। चले अब इधर मैंने रखा वेपर प्रेशर और इधर रखा मैंने मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट है। एक्स का मतलब मोल बिन, ठीक है। एक बात सुनना, ये जो दाब लग रहा है ये किसकी वजह से लग रहा है, ए की वजह से, तो इसको बोल दो ए का वाष्प दाब। ये किसकी वजह से लग रहा है, बी की वजह से लग रहा है, तो इसको बोल दो बी का वाष्प दाब पीबी। ओके, तो मैंने साइड में इक्वेशन और लिख ली कि पीएस जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, पीए प्लस पीबी के। और पीए किसके बराबर होता है, पी नॉट ए या पीए नॉट एक्स ए। और पीबी किसके बराबर होता है, पीबी नॉट एक्स बी के। बोलो यही होता है, आया ना, यही होगा ना। अब सुनना बात, मोल फ्रैक्शन में मैंने क्या कहा, यहां पे मैंने एक्स ए 0 रख दिया इस वाले पॉइंट पे, तो एक्स भी अपना 1 हो जाएगा। क्या अपन पहले पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होता है 1, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया 1। ये देख लो एक्स भी अब कम होता जाएगा, एक्स ए बढ़ता जाएगा, तो ये आ गया 1 और एक्स भी आ गया 0। ये लो साहब हो गया। मैंने कहा अगर मेरे को कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो मेरे को 2 पॉइंट चाहिए होते बस। ये पीएस वेपर प्रेशर और एक्स का ग्राफ चाहिए तो स्ट्रेट लाइन का आएगा। ये बात यहां से बहुत अच्छे से मालूम चल रही है, बहुत अच्छे से मालूम चल रही है, क्योंकि देखो पीएस इक्वल टू एम ए इंटू एक्स आएगा। देखो अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूँ ना तो एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिख दूं तो एक्स ए कॉमन आ जाएगा, तो अपना बनेगा या नहीं बनेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा। तो बन रहा तो स्ट्रेट लाइन का है। मैं इसको इक्वेशन को अरेंज नहीं करता हूं, मैंने कहा इस वाले पॉइंट को लेके आते हैं। एक्स ए बराबर 0 पुट करो, एक्स ए बराबर 0 पुट करो, तो ये हो गया 0, तो पीएस बराबर हो गया पीबी नॉट एक्स बी की वैल्यू हो गई 1, तो पीबी नॉट मान लिया पीबी नॉट ये है। ये आ गया पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड नंबर पॉइंट, उस वाले पॉइंट पे गया तो एक्स बी 0 हो गया, एक्स ए 1 हो गया, तो पीएस बराबर पी नॉट ए हो गया। मैंने मान लिया पी नॉट ए ये। सर आपने ये ऐसा क्यों माना, मैंने ये एज्यूमशन कर रखा है पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी नॉट बी है, या पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पीबी नॉट है, ये मैंने एज्यूमशन कर रखा है। अब अगर आप एज्यूमशन ऐसी कर ले तो या एग्जाम में एज्यूमशन ऐसी आ जाए पीबी नॉट ज्यादा है, तो पीबी नॉट ज्यादा है तो इस वाले पॉइंट को ऊपर कर देना, इस वाले पॉइंट को नीचे कर देना। समझ में आ रही बात। अगर पीबी नॉट अगर ज्यादा होगा तो इस वाले पॉइंट को ऊपर बढ़ा देना, उस वाले पॉइंट को नीचे कर देना। ठीक है बात। अब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, स्ट्रेट लाइन बनानी तो 2 ही पॉइंट चाहिए, ये दो, इन दोनों को मिला लो। ये इक्वेशन बन गई। ये किसकी इक्वेशन बनी, पीएस की। पीएस क्या था, पीए प्लस पीबी।
या पीएस क्या था, पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी, ये था पीएस। चलिए अब मेरे को तो इक्वेशन इनकी भी चाहिए, किसकी, इन दोनों की। तो मैं कहा पीए का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पीए का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पीए की इक्वेशन तो ये है, y इक्वल टू एम एक्स का दिख रहा है, तो ओरिजिन से पास होगा, बिल्कुल सही है। एक्स से बराबर 0 रखा है, ये लो, तो ये पॉइंट आ गया, और एक्स से बराबर 1 हुआ तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये लो। अगर ये पॉइंट आया तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसकी है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ये पी ए नॉट इंटू एक्स ए हो जाएगा। अब मेरे को चाहिए किसकी, पी बी की इक्वेशन चाहिए, तो पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा, तो देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट आ गया, ये लो एक, और एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक्स बी की वैल्यू जब 0 रखोगे तो मिला दो इसको, ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन किसकी है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, पी बी बराबर क्या हो गया, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये इक्वेशन आ गई, बन गई पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये इक्वेशन बन जाएगी पीबी की। बात क्लियर, चले आगे। ये आपने इक्वेशन बना के ड्रॉ कर ली। मैंने यहां पे एक आपको क्वेश्चन दिया कि अगर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ये इस टाइप से, ये वाला पॉइंट ओ है, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट सी है, तो मैंने तुम लोगों से पूछा ओसी की वैल्यू क्या होगी, ओसी की वैल्यू क्या होगी। तो सर बहुत सिंपल है, कैसे, एक काम करो, ओसी की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं स्केल से लेके मेजरमेंट कर लूं, है ना, ऐसा नहीं चलेगा, स्केल से लेके मेजरमेंट करने से काम नहीं चलेगा। आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस मालूम करो कि ओसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ओसी, ठीक है। तो मैंने कहा देखो ओसी का फिजिकल सिग्निफिकेंस तो ये आने वाला है, ओसी, सी जाके कहां पे टच कर रहा है, पीएस को, तो ओसी तो रिप्रेजेंट कर रहा है पीएस को, और पीएस किसके बराबर होता है, पीए प्लस पीबी के, पीएस किसके बराबर होता है, पीए प्लस पीबी के, ठीक है साहब। पीए किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीए रिप्रेजेंट करेगा, पीए की इक्वेशन ये ब्लू वाली है, तो पीए रिप्रेजेंट होगा ओबी से, ये लो ओबी से, प्लस पीबी किससे रिप्रेजेंट होगा, पीबी की इक्वेशन है रेड लाइन वाली, तो रिप्रेजेंट होगा ओए से, तो इसका मतलब ओसी इज इक्वल टू क्या आएगा, ओए प्लस ओबी, ओसी इज इक्वल टू क्या आया, ओए प्लस ओबी, और ये बन गया अपना राउल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो। अब मैं 4th नंबर पॉइंट पे आ रहा हूं, 4th नंबर पॉइंट देखें, फोर्थ नंबर पॉइंट देख लो। फोर्थ नंबर पॉइंट देखिएगा जल्दी से। अगर मेरे को ऐसा पूछा जाए, वाष्प अवस्था में मूलबिंद, वाष्प अवस्था में मूलबिंद चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा देखो ऐसा कंडीशन थी अपने पास, ये लिक्विड थे, ये लिक्विड थे, तो यहां पे एक्स ए और एक्स बी थी, ठीक है साहब, और यहां पे वेपर बनी हुई थी, ये लो वेपर बनी हुई, ये वेपर बनी हुई, ये वेपर है, तो वेपर फेज में मैंने मूलबिंद मान ली वाई ए एंड वाई बी, तो मेरे पास 4 चीजें हो गई, क्या, एक्स ए हो गई, ए की द्रव अवस्था में लिक्विड फेज में मूलबिंद, एक्स बी की द्रव अवस्था में मूलबिंद, वाई ए की वाष्प अवस्था में मतलब ऊपर में मूलबिंद, और वाई बी की वाष्प प्रावस्था में या वाष्प अवस्था में मूलबिंद, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल प्रेशर कितना है, पीएस है ना, टोटल प्रेशर कितना है, पीएस।
अगर मैं डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ लगाऊं तो पी कितना होगा? डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ लगाते हो तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ ये बोलता है पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये गैस के बारे में बात चल रही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो गैस स्टेट में पी ए बराबर ये होगा पी एस। गैस स्टेट में ए की मोल फ्रैक्शन क्या है, मींस वेपर फेज में वाई, तो वाई ए इज इक्वल टू हो गया पी ए अपॉन पी एस। वाई ए इज इक्वल टू हो गया पी ए की जगह लिख दू पी नॉट ए एक्स ए, पी एस की जगह लिख दिया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये बन गया, बस ये फॉर्मूला याद हो गया, समझ में आया। अगर मेरे को वाई ए कैलकुलेट करना था तो मैंने क्या कहा, डाल्टन का लॉ लगाओ, डाल्टन के पार्शियल प्रेशर के लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज या गैस स्टेट। तो गैस स्टेट में इसकी मोल फ्रैक्शन हो गई वाई ए, टोटल प्रेशर हो गया पी एस, तो ये वेपर प्रेशर किसका आ जाएगा, ड्यू टू ए की वजह से। ये सॉल्व कर लिया मैंने। सिमिलर वे में वाई बी जो बनेगा वो ऐसा बनेगा पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये बनेगा, बोलो यही तो बनेगा। ये बन गया वाष्प अवस्था में मोल बी। तो वेपर प्रेशर पूरा हुआ। वेपर प्रेशर होता है क्या, वो हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर पढ़ लिया अपन ने कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले वेपर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद अपन ने ये देख लिया कि राउल्स का लॉ क्या होगा, स्टेटमेंट देख लिया, मैथमेटिकल फॉर्म देख ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया, वेपर फेज में अपन ने क्या देख लिया, मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन भी करवाया था। आज देखिएगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन और देखो। ये हो गया वाष्पावस्था में मोल बिन वगैरह सारे, ठीक है। चले अब अपन को बात करनी है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जब इसके ऊपर पहले कुछ न्यूमेरिकल कर चुके होंगे, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको करके लेके आने, मैं तो आपको बस क्वेश्चन दे रहा हूं। पीएस बराबर दे दिया 180 माइनस 60 XB mm ऑफ Hg। प्रेशर की यूनिट mm ऑफ Hg होती है। तो आपसे पूछा गया P नॉट A कितना होगा एंड P नॉट B कितना होगा, या PB नॉट और PA नॉट पूछा है। शुद्ध अवस्था में A और B के वाष्प पदार्थ क्या होंगे, एक तो ये पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको करके लेके आना है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बता रहा हूं। कौन सा राउल के नियम का सही रूप है। जैसे ऑप्शन दिए, फर्स्ट P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू एक्स बी। किसी ने कहा पी एस बराबर P नॉट A इंटू एक्स ए। किसी ने थर्ड नंबर बोला कि P नॉट A माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। फिर ऑप्शन दिए गए फर्स्ट और फोर्थ, ऐसे लिख लो P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। और फिर ऑप्शन दिए गए आपको ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, ओनली फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंड लास्ट में दिया ऑल, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं। कौन कौन से, पीएस बराबर 180 माइनस 60 XB mm ऑफ Hg दे रखा है, और कौन सा राउल के नियम का सही रूप है। इनको मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही डिस्कस करूंगा, और उसके बाद इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सबको डिस्कस करने वाला हूं, राउल के नियम के। फिर आइडियल नॉन आइडियल कोलिगेटिव, तो आपको करना क्या है, आइडियल नॉन आइडियल पढ़ के आना है, एग्जाम्पल देख के आने उसके, आइडियल नॉन आइडियल, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या वो देख के आना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ओके, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।